मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मनुष्य में होने वाले एस्थमा अर्थात दमा रोग के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि दमा क्या है, दूसरा इसके कौन कौन से लक्षण हैं, तीसरा यह कितने तरह का होता है, चौथा इसके होने के कौन कौन से कारण हैं, पांचवा इसके निदान के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाओं से आपका परिचय कराएंगे। तो चलते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि दमा या अस्थमा क्या है। अस्थमा या दमा श्वसन मार्ग में होने वाला एक जीर्ण सूजन वाला रोग है जो श्वसन कार्य में बाधा पहुंचाती है, जिसके कारण सीने में घरघराहट, खांसी, सीने में जकड़न और श्वसन की समस्या बनी रहती है। हमारे द्वारा ली जाने वाली सांस के साथ साधारणतः हवा नाक से होकर गले फिर रेस्पिरेटरी कैनाल से होते हुए हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। हमारे फेफड़े में बहुत सी रेस्पिरेटरी नलिकाएं हैं जो हवा से ऑक्सीजन को हमारे रक्त तक पहुंचाने में मदद करती है। वायुमार्ग में सूजन आ जाने के कारण मांसपेशियां कस जाती हैं, जिससे वायुमार्ग बलगम से भर जाता है, जिसके कारण वहां से जाने वाली हवा की मात्रा कम जाती है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। अगर लक्षणों के बारे में बात की जाए तो सर्वप्रथम इसका लक्षण खांसी आना, सोते बैठते या किसी काम करते समय या चलते हुए खांसी आ जाती है, खांसी होने लगती है। इसमें सांस फूलने लगता है, बात करते करते खांसी होने के कारण बात करने में दिक्कत होती है, सीने में जकड़न हो जाता है, थकान होने लगती है, बार बार और ज़्यादा देर तक रोगी खांसता रहता है, जिसके कारण उसे चिंता और घबराहट होती है। अब हम जानते हैं कि दमा होने के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला तो यह कारण है कि बचपन में गंभीर वायरल संक्रमण वाले रोगी में दमा होने के ज्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। दूसरा, दमा या एस्थमा रोगी को अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन में रहने के कारण भी दमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि यह दमा कितने प्रकार का होता है। तो साधारणतः दमा दो प्रकार का होता है। प्रथम, चाइल्डहुड एस्थमा जो रोगी को बचपन में हुआ करता है, और दूसरा एडल्ट ऑनसेट एस्थमा जो रोगी को 20 वर्ष के उम्र के बाद हुआ करता है। अब हम जानते हैं कि इसके निदान के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं। उन दवाओं को लक्षणों के साथ कुछ प्रमुख दवाओं को से आपका परिचय कराते हैं। यदि किसी रोगी को खांसी का दौरा पड़ने पर छाती में बोझ महसूस होता हो, सांस तंगी के साथ आता हो, गले में कफ चिपक जाता हो, जरा सा भी हिलने डुलने पर कष्ट होता हो, खांसने में छाती में कफ घरघराया करता हो, जितना कफ घरघराता है उससे ज्यादा कफ निकलता है, रोगी गर्म तथा नम मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाता है, रोगी को छाती में कफ घरघराता भी है और आसानी से निकलता भी है। तो ऐसे रोगी को
इपिकाक 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन यदि किसी रोगी को छाती में कफ काफी घरघराता हो, लेकिन काफी खांसने के बाद भी कफ बाहर नहीं निकलता हो, तो ऐसे रोगी को एंटिमटाट 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 2-2 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। दवा लेने के बाद, एंटिमटाट लेने के बाद जब छाती का कफ ढीला हो जाए, तब इपिकाक 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 2-2 घंटे पर कफ निकलकर लक्षण से मुक्ति तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को दमा नया हो या पुराना हो, लेकिन दमा का आक्रमण मध्य रात्रि या उसके बाद होता हो, रोगी को जब दमा का आक्रमण होता है उस समय रोगी सोया रहता है, लेकिन दमा के आक्रमण होने पर सोए रोगी को उठकर बैठ जाना पड़ता है, यानी कि रोगी को लेटने से रोग बढ़ता हो, तो ऐसे रोगी को आर्सेनिक 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 2-2 घंटे पर, दौरा कम हो जाने पर 3 घंटे पर, फिर उससे कम होने पर 4 घंटे पर लक्षण से मुक्ति तक लेने की सलाह देनी चाहिए। इपिकाक के बाद आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करता है। यदि किसी व्यक्ति को एकाएक दमा का आक्रमण काफी जोर से शुरू हो जाता है, यह ज्यादातर बूढ़े लोगों में हुआ करता है, वैसे हालत में उन्हें एकोनाइट 1X की 2-3 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर प्रत्येक आधे घंटे पर या जैसे ही दमा का उग्र रूप से आक्रमण होता हो तो 15-15 मिनट पर कुछ देर देने के बाद आधे घंटे पर फिर धीरे धीरे दवा की अवधि रोग के लक्षण कम होने पर बढ़ा देनी चाहिए। इससे रोग का उग्र रूप कुछ देर में कम जाता है। यदि किसी दमा के रोगी में दमा का उग्र दौर चल रहा हो और वह किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा हो, तो ऐसे हालत में रोगी को ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू की 15 से 20 बूंदें आधे कप गर्म पानी के साथ मिलाकर प्रत्येक आधे घंटे पर सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रोग उसका कमता है, आक्रमण खांसी कमने लगती है, तो उसे 2 घंटे पर, फिर उसके बाद 4 घंटे पर इस दवा को लेने की सलाह देनी चाहिए। इस तरह से इसका आक्रमण, खांसी का आक्रमण कम जाता है। यदि किसी रोगी को छाती में कफ काफी भरा हुआ हो, छाती में साए साए और घरघराहट की आवाज होती हो और सांस लेने में कष्ट होता हो, गले में श्लेष्मा चिपक जाता हो, श्लेष्मा को गले से निकालने के लिए काफी खांसना पड़ता है, फिर भी वह नहीं निकलता है, खांसते खांसते छाती और गले में दर्द हो जाता है, स्वर यंत्र, श्वास नली और वायु नली में शोथ होने के कारण ऐसा होता है, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को सेनेगा क्यू की 15 से 20 बूंद आधे कप सुसुम पानी के साथ मिलाकर प्रत्येक 2-2 घंटे पर सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। जब खांसी का दौर कुछ कम जाए तो
3 घंटे पर, फिर उसके बाद 4 घंटे पर इस दवा को लेने की सलाह देनी चाहिए। इससे कफ निकल जाने पर रोगी को खांसी में काफी राहत मिलती है। यदि किसी रोगी को दमे या खांसी के आक्रमण आधी रात्रि में या उसके बाद हो, साथ ही उसे मानसिक बेचैनी, घबराहट और कमजोरी हो, प्यास अधिक हो लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा पीता हो, तो ऐसे रोगी को आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 2-2 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन जब रोग का आक्रमण कम जाए तो दवा सेवन करने की अवधि बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि 3 घंटे के बाद या फिर 4 घंटे के बाद रोग से मुक्ति तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी दमा पीड़ित रोगी को सोए हुए में दमा का आक्रमण इतना अधिक हो जाता हो कि रोगी जग जाता है और बहुत खांसता है, खांसते खांसते अंत में जब बहुत सारा बलगम, पतला बलगम उसके मुंह से निकलता है, तो उसके बाद उसे आराम मिलता है। गले या छाती में किसी तरह का दबाव या स्पर्श ऐसा रोगी सहन नहीं कर सकता हो, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को लैकेसिस 200 की प्रत्येक 6-6 घंटे पर 2-2 बूंद लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी दमा पीड़ित रोगी को काफी खांसने के बाद भी कफ जल्दी नहीं निकलता हो, रोगी को आधी रात्रि में या उसके बाद ज्यादा खांसी होती हो, खांसते खांसते बहुत देर के बाद यदि दमा पीड़ित रोगी को तारदार कफ निकलता हो, यानी रोगी का कफ काफी लसलसा तार या धागे के जैसा हो, कफ निकलने के बाद उसको आराम मिलता हो, कफ सूतदार या चिपकने वाला हो, तो ऐसे रोगी को कैलीवाइप्रॉन 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह तब तक देनी चाहिए जब तक कि रोग का आक्रमण कम नहीं जाए। यदि किसी रोगी को भोर में 2 बजे से 3 बजे के बीच खांसी का आक्रमण ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन रोगी का कफ खुश्क और सुबह में बढ़ने वाला हो, साथ ही उसको सीने में चुभता हुआ दर्द भी महसूस होता हो, तो ऐसे रोगी को कैलीकार्ब 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी दमा या खांसी का रोगी समुद्री जहाज पर काम करते हों या समुद्री नाविक हों, जो समुद्र में ठीक रहते हैं, समुद्र में खांसी का उतना आक्रमण नहीं होता है, लेकिन ज्यों ही समुद्र से के किनारे आते हैं, समुद्री तट पर आ जाते हैं या जमीन पर आ जाते हैं, तो उनको खांसी बढ़ जाती है और काफी खांसी होने लगती है। तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को डोमियम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर तब तक लेने की सलाह देनी चाहिए जब तक कि रोग का आक्रमण कम न जाए। यदि किसी दमा के रोगी को, जो वृद्ध हों, जिनकी जीवनी शक्ति बिल्कुल छिन्न हो गई हो, अधिक कमजोर हों और उन्हें दमा का आक्रमण होता हो, सांस के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं,
साथ ही उनके पेट में उन्हें अफारे की शिकायत हुआ करती है। तो ऐसे रोगी को कार्बोवेल 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि इन दवाओं के सेवन करने के बाद भी दमा में पूर्णतः लाभ नहीं मिलता हो तो इन दवाओं को बीच में रोककर एक दिन मेडोरिनम 200 या बेसिलिनम 200 की 1 बूंद सेवन कराने के बाद फिर दूसरे दिन से चुनी हुई दवा का सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। इससे रोगी को रोग में काफी लाभ मिलता है। इस तरह से लक्षणों के अनुसार दवा का सेवन करने से दमा में अपूर्व लाभ मिलता है, लेकिन किसी भी दवा का प्रयोग बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के नहीं करें। चिकित्सक आपके सिम्टम्स को भली भांति जांच कर दवा का सही चुनाव कर दवा लेने की सलाह देंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। घर से जब भी बाहर निकलें नाक और मुंह को मास्क से अच्छी तरह ढक कर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का अधिक से अधिक ख्याल रखें। कम से कम घर से निकलें। बार बार हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोएं। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।